आज जो हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं उस चैप्टर का नाम है कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या होता है, सबसे पहले चैप्टर का नाम हम लोग देख लें, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब ये कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, इस चीज़ को समझना है। सबसे पहली बात होती है क्या कि कैश फ्लो का मतलब, यहाँ पर सबसे पहली बात आ रही है कैश। अब कैश का मतलब होता है क्या कि कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, मतलब कैश के साथ साथ कैश इक्विवेलेंट क्या होगा, जो कैश की तरह जिसको ट्रीट किया जा सकता है। मतलब सिर्फ कैश ही नहीं, कैश की तरह जिस चीज़ को ट्रीट किया जा सकता है वो सारी चीज़ें कैश की तरह काम करती है, इसलिए उन सारी चीज़ों को कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में रखा जाता है। तो सबसे पहली बात, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट में क्या आ जाएगा, कैश आ जाएगा, बैंक आ जाएगा, मार्केटेबल सिक्योरिटीज आ जाएगा। ये तीनों चीजें जो मानी जाती है वो कैश एंड कैश इक्विवेलेंट मानी जाती है। तो अब इनके फ्लो, अब ये फ्लो का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब, फ्लो या तो अंदर की ओर होगा या तो बाहर की ओर होगा। मतलब एक फर्म हो, एक ऑर्गेनाइजेशन हो, एक कंपनी हो, उसमें कैश का इनफ्लो होगा मतलब कैश आएगा, या कैश का आउटफ्लो होगा मतलब कैश जाएगा। तो कैश का इनफ्लो होगा और इनफ्लो में कैश हमारे फर्म या हमारे बिजनेस या हमारे ऑर्गेनाइजेशन में इस इनफ्लो के कारण हमारा कैश बढ़ता है। और एक क्या हो सकता है, या तो कैश का आउटफ्लो होगा जिसके कारण कैश हमारे बिजनेस का क्या होता है, घटता है। तो दो तरीके का फ्लो होता है, कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो। मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के फ्लो को देखने के लिए, मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखने के लिए एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं। तो इसको ही हम लोग क्या कहते हैं, कैश फ्लो स्टेटमेंट। अब कैश के इनफ्लो और आउटफ्लो को देखने की जरूरत क्यों पड़ती है, सबसे पहली बात होती है क्या कि हम लोग एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। ये आपको पहले से मालूम है, आप लोग इंटर में भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाए होंगे, है ना। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं। अब ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट का मतलब जिसको आप लोग पहले भी फाइनल अकाउंट कहा करते थे, जो एंड ऑफ द ईयर बनाया जाता है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब बनाया जाता है, हर एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ द ईयर बनाता है। अब ये जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है ना, तो इस फाइनेंशियल स्टेटमेंट को हम लोग कई बार एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। एनालाइज क्यों करते हैं, तो एनालाइज इसलिए करते हैं क्योंकि बिजनेस में अगर आगे इन फ्यूचर कभी भी, जैसे बिजनेस की स्थिति कैसी है नहीं है, पहले क्या था बिजनेस का कंडीशन, पहले बेहतर था या खराब था, अब कैसा है, बेहतर है या खराब है, या उसको और बेहतर किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता है। तो जब तक आप पिछले स्टेटमेंट को आप ना देखो तो आप कैसे पता कर सकते हो कि बिजनेस की कंडीशन को आप बेहतर कर सकते हो या बेहतर हो सकता है। तो आपको कहीं ना कहीं आपको क्या करना पड़ेगा, पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखना पड़ेगा और पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा। अब पुराने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप ये देखोगे कि कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हुआ, इस बार कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो कैसे हुआ। अगर इन सारी चीज़ों को देखना चाहते हैं आप, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के लिए आपको कहीं ना कहीं उसके टूल्स का यूज करना पड़ेगा। अब ये टूल्स क्या होता है, आप सिंपल सा एक मेथड आप समझते हो कि किसी भी चीज़ को, टूल्स का मतलब होता है जिसे हम लोग हिंदी में जिसे कहते हैं औजार। अब ये टूल्स का मतलब क्या होता है, आप कभी भी टूल्स का जरूरत पड़ता है तब है, जैसे आप कोई भी बाइक हो या ना कोई पंखे या फैन है या एसी है, आप क्या करते हो कि अगर उसको खोलना चाहते हो तो उसके टूल्स की जरूरत पड़ती है। आप फिर बोलोगे सर खोलना क्यों चाहेंगे, खोलना तब चाहेंगे जब उसके बारे में आप डीप स्टडी लेना चाहते हो, तब आप खोलोगे। और जब डीप स्टडी के लिए, किसी भी चीज़ के डीप स्टडी के लिए आपको टूल्स की जरूरत पड़ेगी, तो टूल्स वही काम कर रहा है। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का जब आप स्टडी करते हो, एनालाइज करते हो, उसकी डीप स्टडी करने की कोशिश करते हो, तो उसके टूल्स का जरूरत पड़ता है। अब ये टूल्स कौन कौन से होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, ये हम लोग पहले भी, इससे पहले वाले चैप्टर में हम लोग जानते हैं। जैसे हम लोग स्टार्टिंग में जब पढ़ते हैं तो कंपैरेटिव स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट मतलब दो तरीके का कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और उस दोनों के बीच कंपेयर किया जाता है कि कौन बेहतर है, कौन कैसा है, कितना परसेंटेज एक्सपेंसेस का बढ़ा या घटा, इनकम कितना बढ़ा या घटा, सेल्स कितना बढ़ा या घटा, लायबिलिटीज या एसेट्स बढ़ा या घटा। इन चीज़ों का हम बैलेंस देखते हैं कि कितने परसेंट से वो इंक्रीज हुआ या डिक्रीज हुआ है। क्लियर, जिससे हम लोग आगे जाकर फ्यूचर में कोई नया डिसीजन ले पाते हैं। क्लियर, ये कॉमन साइज स्टेटमेंट होता है। कॉमन साइज स्टेटमेंट नाम से ही पता चल रहा है, कॉमन
मतलब किसी एक को कॉमन मान के उससे कंपैरिजन करके हम लोग एक स्टेटमेंट तैयार करते हैं जिसको हम लोग कॉमन साइन स्टेटमेंट करते हैं। क्लियर है? फिर उसके बाद आता है क्या कि कैश फ्लो स्टेटमेंट, रेशियो, ये सब के सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट के टूल्स हैं, जिसमें से एक जो टूल्स है वो कैश फ्लो स्टेटमेंट भी है। तो रेशियो एनालिसिस भी है। रेशियो में भी हम लोग देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, ये देखना चाहते हैं कि बिजनेस में जो एसेट्स है उसके कंपैरिजन में लायबिलिटीज, या लायबिलिटीज है तो उसके कंपैरिजन में करंट एसेट्स, करंट लायबिलिटीज कितना है, कोई शेयर होल्डर फंड कितना है तो उसके कंपैरिजन में एसेट्स या एक्सटर्नल लायबिलिटीज कितना है। ये सब हम लोग एक एनालाइज करते हैं जो रेशियो के थ्रू करते हैं। तो उसके लिए भी हम लोग चैप्टर पढ़ते हैं। और कैश के फ्लो को देखने के लिए कैश का फ्लो बढ़ रहा है या घट रहा है, कैश का फ्लो कैसा है बिजनेस में, क्योंकि कैश का फ्लो इसलिए देखना जरूरी है। कैश का फ्लो का मतलब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब कैश का फ्लो देखना इसलिए जरूरी है कि अगर कैश के फ्लो को आप सही तरीके से नहीं देखोगे तो आप बिजनेस में किसी तरीके का डिसीजन लेना चाहो तो आप डिसीजन नहीं ले पाओगे। और एक अच्छे डिसीजन को लेने के लिए आपको कैश का फ्लो को देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि बिजनेस में लिक्विडिटी का होना बहुत जरूरी है। बिजनेस में अगर लिक्विड अच्छे तरीके से काम कर रही है तो आप अच्छे तरीके से अच्छे डिसीजन ले सकते हो, क्योंकि लिक्विड ही एक ऐसा आइटम है जिसको आप क्या कर सकते हो, आराम से किसी भी चीज में कन्वर्ट कर सकते हो। तो एकाएक अगर कभी भी जरूरत पड़ जाए, किसी को पेमेंट करना जरूरत पड़ जाए, बिजनेस में एसेट लेना जरूरत पड़ जाए, बिजनेस को आगे बढ़ाने की जरूरत पड़ जाए, बिजनेस में किसी तरीके का माल खरीदने की जरूरत पड़ जाए, एक इमीडिएटली कोई खर्चा पड़ जाए, तो आपके पास कैश और कैश इक्विवेलेंट का एक वैल्यू आपको पास मालूम होना चाहिए, जिससे आप अच्छी तरीके से डिसीजन ले पाओगे। अदरवाइज आप गलती कर सकते हो, डिसीजन आप ले तो लोगे लेकिन आपके पास है ही नहीं, तो बेहतर डिसीजन लेने के बाद भी आप बेहतर कर नहीं पाओगे। इसलिए आपको पहले से मालूम होगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना है, कैश का फ्लो, कैश का इनफ्लो, कैश का आउटफ्लो कितना है, तो आप आराम से एक बेहतर डिसीजन लेकर, एक सही सिस्टमेटिक डिसीजन लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। तो इसलिए हम लोग इसके टूल्स का जरूरत करते हैं, और यही टूल्स एक तरीके का, ये जो है ना कैश फ्लो स्टेटमेंट एक तरीके का टूल्स है, किसका, फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करने के टूल्स है। अब हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, मतलब कैश फ्लो स्टेटमेंट को हमने समझा कि कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, कैश का मतलब क्या होता है, फ्लो का मतलब क्या होता है, कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाया क्यों जाता है, और कैश फ्लो स्टेटमेंट होता क्या है, ये सब हमने सीख लिया। अब बात आती है कि कैश फ्लो स्टेटमेंट को सीखने के तरीके। अब ये मानते हैं हम बिजनेस में कि जितने भी कैश के फ्लो होते हैं पूरे बिजनेस में, ये तीन तरीके से फ्लो हो सकते हैं। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी, मतलब बिजनेस में जो कैश का फ्लो होगा ना वो तीन तरीके का हो सकता है। एक तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज के द्वारा, एक तो आपका होता है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज के द्वारा कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो सकता है, अगला जो है वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के द्वारा, फाइनेंसिंग एक्टिविटीज या फाइनेंशियल एक्टिविटी के द्वारा हम लोग कैश का इनफ्लो आउटफ्लो देख सकते हैं। मतलब पूरे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में हम लोग ये मानते हैं कि तीन तरीके से कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो हो सकता है। अब बोलोगे सर कैसे सर? अब मान लो कि किसी बिजनेस में आप चला रहे हो, तो किसी बिजनेस को चला रहे हो तो उसके लिए क्या चाहिए? उसके लिए फाइनेंस चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे कहाँ से लाएंगे आप? पैसे या तो आप अपना पैसा लगाओगे, अपने पॉकेट से पैसे लगाओगे, या तो किसी से कर्ज लोगे। आप अपना पैसा लगा रहे हो या किसी बाहर से पैसे आ रही है, तो वो सारा का सारा फाइनेंशियल एक्टिविटी में चला जाएगा। फाइनेंशियल एक्टिविटी में क्या हो जाएगा कि फाइनेंस मतलब या तो आप अपना फाइनेंस लगा रहे हो बिजनेस में, या तो किसी से कर्ज लेकर लगा रहे हो। इसका मतलब जितने भी लायबिलिटीज होंगे उससे जब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, जितने भी लायबिलिटीज होंगे उससे जब कैश का इनफ्लो या आउटफ्लो होता है, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए आपको फाइनेंस की जरूरत पड़ती है, और उसके लिए फाइनेंस की जरूरत पड़ती है तो आप अपने से पूरा करते हो या किसी बाहर वाले से लेते हो। तो कहीं ना कहीं आप बिजनेस में पैसा लगाते हो, वो भी बिजनेस के लिए लायबिलिटीज है, और किसी और से पैसे लगाते हो तो वो भी लायबिलिटीज है। बस इतना ही फर्क है कि आप जो पैसे लगाते हो या शेयर होल्डर जो पैसा लगाता है वो इंटरनल लायबिलिटीज होता है, जबकि बाहर वाले अगर पैसे लगाते हैं तो वो एक्सटर्नल या आउटसाइडर लायबिलिटीज होता है। तो इसका मतलब इससे अगर कैश का इनफ्लो आउटफ्लो कब होगा? जब आप शेयर इशू करोगे, चाहे वो प्रेफरेंस शेयर हो या इक्विटी शेयर हो, या डिवेंचर इशू करोगे, चाहे किसी तरीके का डिवेंचर के भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, किसी तरीके का डिवेंचर आप इशू करोगे। जैसे ही इशू करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो डिवेंचर मैंने इसलिए ले लिया कि एक्सटर्नल लायबिलिटीज की तरह, और शेयर इसलिए ले लिया कि इंटरनल लायबिलिटीज की तरह। मैंने दोनों को इसलिए ले लिया
जिससे आपको समझ में आए कि एक्सटर्नल हो या इंटरनल हो। अगर बैंक से ही आप लोन लेते हो तब भी आपका क्या हो सकता है, मतलब लायबिलिटीज बढ़ रहा है, लायबिलिटीज बढ़ा तो फिर से आपका क्या होगा, कैश का इनफ्लो होगा, है ना। लायबिलिटीज बढ़ेगा तो कैश का इनफ्लो होगा, शेयर इशू करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, डिबेंचर इशू करोगे तो कैश का इनफ्लो होगा। तो मतलब इन सारे रीजन से, है ना, आपका कैश का क्या होगा, इनफ्लो होगा, कैश बढ़ेगा। और जबकि आप, ऐसा तो नहीं है कि आप अगर लायबिलिटीज देते हो और लायबिलिटीज पे ही ना करो, पॉसिबिलिटी नहीं है। मतलब आप शेयर है तो पार्टनर्स हो या कंपनी है तो शेयर होल्डर होगा। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे कि उनको भी पैसा पेमेंट करना ही पड़ता है। जब कंपनी बंद होती है, लिक्विडेशन होता है कंपनी का या डिजॉल्व होता है पार्टनरशिप, उनको पैसा देना ही होता है। तो जब पैसा देना ही होता है तो अगर कैपिटल को भी पेमेंट करना है, लास्ट में, सबसे लास्ट में पेमेंट करना होता है, ये मैटर अलग है। पेमेंट तो करना होता है, सबसे लास्ट में पेमेंट करना होता है। डिवेंचर को आपको पेमेंट करना होता है एक लिमिटेशन के बाद। बैंक लोन आपने ले रखा है तो उसे भी पेमेंट करना होता है। किसी बाहर वाले आदमी से लोन ले रखा है उसको भी पेमेंट करना होता है। मतलब सबको पेमेंट करना होता है। और पेमेंट करने के दौरान हमारा क्या होता है, कैश का आउटफ्लो होता है। तो जब भी हम क्या करेंगे, ये सब चीज़ें जब इशू करेंगे या बैंक लोन लेंगे तो हमारा कैश का इनफ्लो होगा, और इन सभी के कारण हमारा कैश का आउटफ्लो होगा जब आप पेमेंट करते हो। तो पेमेंट करोगे किसको, बैंक लोन आपने पेमेंट कर दिया, रिडम्पशन कर दिया, किसका, डिबेंचर का रिडम्पशन कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, है ना। और भी बहुत सारे कंडीशन। तो कहीं ना कहीं मैं इतना ज़्यादा नहीं बोलने वाला, मैं सिंपल एक बात बताना चाह रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि लायबिलिटी जब इंक्रीज कर रहा है तो कैश का इनफ्लो हो रहा है, ठीक है। और लायबिलिटी जब डिक्रीज कर रहा है, एरो नीचे की ओर चला गया, तो कैश का आउटफ्लो हो रहा है। तो आराम से आप देख सकते हो कि फाइनेंशियल एक्टिविटी से कैसे कैश का इनफ्लो और आउटफ्लो होता है। अब बात आती है कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। सबसे पहली बात, किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले फाइनेंस की जरूरत पड़ती है। और जब पैसे की जरूरत पड़ती है तो पैसे से ही बिजनेस स्टार्ट होता है। या तो आप अपना पैसा लगाओगे या तो बाहर वाले से पैसे लेकर लगाओगे। तो वो जो आ जाती है एक्टिविटी, जो लायबिलिटीज या एक्सटर्नल या इंटरनल एक्टिविटी से जो कैश का इनफ्लो आउटफ्लो हो रहा है, वो फाइनेंस को पूरा कर रहा है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के, इसलिए वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज में चले जाते हैं। जब फिर फाइनेंस पूरा हो जाता है तो आप बिजनेस को स्टार्ट करना है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके इंफ्रा को तैयार करना पड़ेगा, बिल्डिंग लेने पड़ेंगे, मशीनरी लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन कंपनी को मशीनरी लेना पड़ेगा, सर्विस कंपनी, सर्विस के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को लेना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं आप एसेट परचेज करना स्टार्ट करोगे। और जब एसेट परचेज करना स्टार्ट करोगे तो एसेट से रिलेटेड आप एसेट पर ही इन्वेस्ट करते हो। इन्वेस्टमेंट कहाँ करते हो, आप तो एसेट पे इन्वेस्ट करते हो। तो सबसे पहले पैसे आते हैं फिर इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हो, चाहे वो बिल्डिंग में परचेज खरीदते हो, माल खरीदते हो या मशीनरी खरीदते हो, और भी चीज़ें खरीदते हो। तो उससे क्या होता है कि कैश का आउटफ्लो होता है। तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो है ना, वो किस पे डिपेंड करता है, हमारे एसेट पर डिपेंड करता है। अगर हमारा एसेट क्या होता है, इंक्रीज करता है, एसेट हमारा क्या होता है, इंक्रीज करता है। एक बात याद रखना है कि लायबिलिटीज मैंने लिया, करंट लायबिलिटीज, फिक्स लायबिलिटीज, दो तरीके के लायबिलिटीज होते हैं। एसेट में भी करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट, दोनों तरीके के लायबिलिटीज एसेट्स होते हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अभी पूरा कंप्लीट बता रहा हूँ, मैं अभी एक ओवर मतलब ऊपर दे रहा हूँ कि जिससे आप एक बैकग्राउंड तैयार कर रहा हूँ, जिसके अंदर आप सिमट जाओ कि उस चीज़ को आप समझ पाओ। तो अभी मैं कंप्लीट नहीं बता रहा, लेकिन एक झांकी दे रहा हूँ जिससे आप समझ पाओ कि कैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट को तैयार किया जाता है। अब बात आती है क्या कि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इन्वेस्ट आप करते कहाँ पे हो, तो एसेट पे करते हो। तो एसेट से कब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, एकदम सिंपल। आपसे अगर पूछा जाए कैश का इनफ्लो कब होगा, कब, जब आप क्या बना रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बना रहे हो। तो कैश का इनफ्लो कब होगा, जब आप एसेट्स को सोल्ड करोगे, बेचोगे, और जैसे ही बेचोगे तो आपका कैश का इनफ्लो होगा। आपने एसेट खरीदा, 5 रुपए का एसेट है, 6 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए में बेच दिया, 4 रुपए आया, 5 रुपए आया, 6 रुपए आया, जितने में इसको बेचा उतना तो कैश आया। मतलब बेचने से आपका कोई भी एसेट्स आप बेच रहे हो तो कैश का इनफ्लो होता है ना। तो वो सब किस में चला जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में क्यों जाएगा, ये बात मैंने बता दी। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी इसलिए जाएगा क्योंकि एसेट से रिलेटेड सारी एक्टिविटीज इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, क्योंकि आप इन्वेस्ट करते हो कहाँ पे, एसेट पे ही करते हो। तो कैश का इनफ्लो जो होगा वो कब, जब एसेट को आप सोल्ड करोगे, बेचोगे। और कैश का आउटफ्लो कब होगा, मैं सब जगह नहीं बोल रहा हूँ, मैं सिर्फ इन्वेस्टिंग एक्टिविटी बोल रहा हूँ। तो कैश का आउटफ्लो कब होगा, जब हमारा
एसेट परचेज होगा। जब हम एसेट खरीदेंगे, एसेट्स को आप क्या करोगे, बाय करोगे। जब एसेट को आप खरीदोगे तो आपका कैश का आउटफ्लो होगा, और कैश एसेट्स को बेचोगे तो कैश का इनफ्लो होगा, एसेट्स को खरीदोगे तो कैश का आउटफ्लो होगा। तो अब एसेट ही क्यों आया ये भी मैंने बताया। तो सबसे पहली बात आती है कि पहले फाइनेंस पूरा होता है, फाइनेंशियल एक्टिविटीज में लायबिलिटीज ही क्यों गए ये भी मैंने बताया। लायबिलिटीज से कैसे कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होगा ये भी मैंने बताया। जब लायबिलिटीज इंक्रीज करे तो कैश का इनफ्लो, लायबिलिटीज डिक्रीज करे तो कैश का आउटफ्लो, क्योंकि लायबिलिटीज में आपको पेमेंट करना होता है तो कैश जाएगा। और लायबिलिटी जब आप लेते हो, बैंक लोन लो, शेयर इशू करो, डिवेंचर इशू करो, तो वहां पे आपको क्या आएगा, पैसे आएंगे, इसलिए कैश का इनफ्लो होता है। फिर बात आती है इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज क्यों बोल रहा हूँ मैं, इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज इसलिए बोल रहा हूँ एसेट से रिलेटेड है, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज आप सबसे सिंपल सा मैटर है कि आप इन्वेस्ट करते कहाँ हो। तो इन्वेस्ट आप एसेट पे करते हो, और एसेट पे करते हो तो मतलब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी जो बनता है वो एसेट्स के थ्रू बनता है। तो अब दिमाग आता है क्या कि हम लोग पढ़ रहे हैं कैश फ्लो स्टेटमेंट, और कैश फ्लो स्टेटमेंट में एसेट्स से कब कैश का इनफ्लो होगा और एसेट्स से कब कैश का आउटफ्लो होगा। तो जब हम लोग खरीदते हैं तो कैश का आउटफ्लो होता है, और जब हम लोग बेचते हैं एसेट्स को तो कैश का इनफ्लो होता है। अब बात आती है ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब हम लोग का फाइनेंस पूरा हो जाता है तो हम लोग इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं एसेट में, क्योंकि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए इन्वेस्ट करना बहुत जरूरी है। अब इन्वेस्ट जब कर देते हैं तब उसके बाद बारी आती है बिजनेस को ऑपरेट करने की। तो बिजनेस को ऑपरेट करते मतलब उससे रिलेटेड जितने भी एक्सपेंसेस होते हैं और इनकम होते हैं, ये तो सिंपल सा बात है, आप बच्चे वाली चीज है, क्योंकि आप कोई भी आदमी हो जो कॉमर्स ना भी पढ़ रखा हो वो भी बता सकता है कि इन्वेस्टमेंट मतलब ऑपरेटिंग एक्टिविटी जब बिजनेस को ऑपरेट करते हैं तो एक्सपेंसेस से क्या होता है, एक्सपेंसेस से कैश का इनफ्लो होगा कि आउटफ्लो होगा, ये कोई बड़ी बात नहीं। कोई छोटा सा बच्चा भी आप पूछ दो कि एक्सपेंसेस से क्या होगा तो कैश का आउटफ्लो होगा, ठीक है। और इनकम से क्या होगा तो कैश का इनफ्लो होगा। तो जब बिजनेस ऑपरेट करना स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, या तो कैश आता है या तो कैश जाता है। बिजनेस में इनकम होते हैं, एक्सपेंस होता है, एक्सपेंस इनकम होता है, पैसा आ गया, इन्वेस्ट कर दिया। अब इन्वेस्ट करने से कमाना स्टार्ट किए, जब कमाना स्टार्ट किए तो एक्सपेंसेस और इनकम होगा, ठीक है। और एक्सपेंसिव इनकम जो होगा है ना, वो एक्सपेंसिव इनकम से हमारा क्या होता है, कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है। तो एक्सपेंसिव इनकम से जब कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, बिजनेस को ऑपरेट करने से रिलेटेड कैश का इनफ्लो आउटफ्लो होता है, तो वो सारी चीजें ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चली जाती है। तो यहाँ पर एक्सपेंसेस नहीं लेना है, यहाँ पर कैश एक्सपेंसेस लेना है, और यहाँ पर कैश इनकम लेना है। तो कैश एक्सपेंसेस से हमारा कैश का आउटफ्लो होता है, और कैश इनकम से हमारा कैश का इनफ्लो। अब बात आती है कैश एक्सपेंसेस कितने तरीके के होते हैं, कैश इनकम कैसे पहचानेंगे। ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है ना, जैसे मानते हैं हम लोग क्या बोल रहे थे, पहले हम फाइनेंशियल एक्टिविटी से चले, लेकिन एक्चुअल में बनता पहले फाइनेंशियल एक्टिविटी होना चाहिए, फिर इन्वेस्टिंग होना चाहिए, फिर ऑपरेटिंग होना चाहिए। लेकिन होता क्या है कि हम लोग बुक में सबसे पहले पढ़ते हैं ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फिर इन्वेस्टिंग, फिर फाइनेंस। लेकिन आपके बिजनेस में अगर फाइनेंस ही नहीं पूरा हो तो आप इन्वेस्ट नहीं करोगे, इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपको पैसे नहीं आएंगे, पैसे नहीं आएंगे तो आप बिजनेस ऑपरेट नहीं कर पाओगे। लेकिन अब हमको कहीं ना कहीं बुक के अकॉर्डिंग भी चलना होगा, क्योंकि बुक में क्वेश्चंस आपको पहले से यही दे रखा होगा, इसलिए आपको ऑपरेटिंग एक्टिविटीज चलना होगा। तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो होता है वो किससे रिलेटेड होता है, एक्सपेंसेस और इनकम से रिलेटेड होता है। अब एक्सपेंसिव इनकम कितने तरीके के होते हैं, कैसे कैसे एक्सपेंसिव इनकम को हम लोग कैश वाला समझेंगे। अगर कैश दे रखा है तो कैश दे रखा है, ना दे रखा है तो उसको कैश में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इनकम कैसे हम लोग कैश में कन्वर्ट करेंगे, कहाँ से हमको कैश में इनकम आता है, कहाँ से हमको कैश में पेमेंट करने होते हैं, है ना। वो सारी चीजें हम लोग देखेंगे, और वो चीज सीखेंगे हम लोग ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। ऑपरेटिंग एक्टिविटी भी दो तरीके से बनते हैं, एक तो आपको डायरेक्ट मेथड से, एक इनडायरेक्ट मेथड से। जो डायरेक्ट मेथड है वो सीबीएसई में आपको नहीं पढ़ना है, और इनडायरेक्ट मेथड आपको बिहार बोर्ड और सीबीएसई दोनों में पढ़ना है। मतलब जितने भी अदर बोर्ड है, अब उसके बारे में नहीं मालूम, लेकिन मैं बिहार बोर्ड से बिलोंग करता हूँ, बिहार से बिलोंग करता हूँ, तो कहीं ना कहीं बिहार बोर्ड के बारे में मुझे मालूम है कि बिहार बोर्ड में दोनों एक्टिविटीज पढ़े जाते हैं, किसमें, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में। जबकि बाकी इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंशियल एक्टिविटी जो होता है वो एक ही टाइप का होता है, उसमें कहीं दूसरे टाइप से बनता नहीं है, सिर्फ ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ही दो टाइप से बनता है। अब इंडिविजुअल लेके हम लोग इसको खत्म करेंगे, और मैं नहीं चाहता कि चैप्टर को बड़ा बनाया जाए और वीडियो को बड़ा बनाया जाए। मैं सोच रहा हूँ कि 1 से 2 वीडियो में इसको खत्म कर दिया जाए, और इसके बाद हम लोग चलेंगे कि इसके सारे ऑब्जेक्टिव वेरी शॉर्ट टाइम, जो आपके बिहार बोर्ड आने वाले एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव जो है इस बार सीबीएसई में भी आपको टर्म 1 टर्म 2 करके
आपको ऑब्जेक्टिव भी बहुत अच्छा दे रखा है, इस बार ऑब्जेक्टिव भी पूछा जा रहा है, तो कहीं ना कहीं मेरे ऑब्जेक्टिव से आपको बहुत सारे फायदे होंगे। तो ठीक है,